साथियों नमस्कार, श्रीकांत। आज हम लोग क्लास रहने वाली बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध हम लोगों ने देखा था। प्लासी का युद्ध खत्म हो गया था। इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद अगला बक्सर का युद्ध रहता है। बेसिकली दोनों एक दूसरे की कड़ी हैं। प्लासी के युद्ध के बाद ये लगभग इतिहास में लगभग हो चुका था कि कुछ न कुछ तो अब मतलब बंगाल में होने ही वाला है। और बंगाल का जो शासन था वो धीरे धीरे कंपनी अपने हाथों में ले लेना चाहती थी। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि कंपनी को इस बात को पता था कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम सीधे शासन कर सके। दो तीन कारण उसके भी और हैं। कंपनी सीधे सीधे शासन क्यों नहीं करना चाहती है बंगाल में? क्यों राजनीतिक सत्ता को वो डमी टाइम में कोई ना कोई नवाब को बिठाना चाहती है? दो उसके प्रमुख कारण है। पहली बात तो यह है कि कंपनी के पास अपने रिसोर्सेज नहीं है कि वो भारत में सीधे शासन कर सके। इससे आम जनमानस में जो लोग हैं पूरे भारत में ये संदेश जाएगा कि कंपनी व्यापारिक कंपनी नहीं है, इसलिए एक राजनीतिक कंपनी हो गई है और ये मतलब कि सत्ता हथियाने के लिए आई हुई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो विदेशी कंपनियां आई हुई हैं जैसे फ्रेंच है, डच है, पुर्तगीज है, ये सब कंपनियां एक हो जाएंगी अंग्रेजों के विरुद्ध। ये दो मूल कारण होते हैं कि कंपनी सीधे सीधे बंगाल में शासन नहीं करती है। ठीक है, ये तो दो बात हो गई। दूसरी बात, जो प्लासी का युद्ध हुआ है, प्लासी का युद्ध 1757 में खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर 1757 में गद्दी कौन संभालता है? किसको गद्दी मिलती है? मीर जाफर को मिलती है। ठीक है, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। मीर जाफर कौन था? मुख्य सेनापति था सिराजुद्दौला का। ठीक है, वो युद्ध में भाग नहीं लेता। पहले से क्लाइव की उसकी गुप्त संधि हो गई थी जिसमें मीर मदान थे, पूर्णिया का शौकत जंग था। ठीक है, मौसी का सिटी बेगम थी, अलीचंद था, अमीचंद था, इसके बाद वो बैंकर जगत सेठ था बैंकर। ये कुल मिला के एक 5-6 लोगों का प्रमुख समूह रहता है जो क्लाइव से युद्ध के पहले एक संधि कर लेता है। ठीक है, गुप्त संधि हो गई रहती है। इसके बाद होता क्या है कि बक्सर का युद्ध 1764 में हो रहा है। ठीक है, अब प्लासी का युद्ध 1757 में खत्म हो गया है। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध खत्म हो गया है। मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 तक की गद्दी पे बैठा है। कहां से? 1757 से लेकर 1760 तक की गद्दी पे बैठा है मीर जाफर। ठीक है, इस दरमियान मीर जाफर ने क्या काम किया? मीर जाफर कुल मिला के मूर्ख शासक रहता है, डमी शासक रहता है। कंपनी जैसा चाहती है वो ऐसा करता है। बेसिकली मीर जाफर ने क्या किया था कि जब युद्ध के पहले युद्ध के पहले तो एक संधि हुई थी। युद्ध के बाद उसने एक संधि किया था क्लाइव और कलकत्ता काउंसिल, और कलकत्ता काउंसिल की तरफ से क्लाइव ही था। ठीक है, इधर मीर जाफर जब शासन करने जा रहा था, गद्दी पे बैठने जा रहा था, तो गद्दी पे बैठने के बाद उसने एक संधि की थी कि वो हर महीने 1 लाख रुपया किसको देगा? कंपनी को देगा युद्ध के लिए। यानी कि कंपनी कहीं भी युद्ध लड़ेगी, हर महीने के 1 लाख रुपए वो देगा। इस हिसाब से कंपनी 1760 तक 25 लाख रुपए जोड़ती। 25 महीने का बकाया मीर जाफर के ऊपर रहता है। मीर जाफर को गद्दी से हटाने का दो प्रमुख कारण होता है। पहला कारण कि जो वादे के मुताबिक मीर जाफर ने कंपनी से किया था कि वो हर महीने 1 लाख देगी किसी भी युद्ध के लिए सहायता के तौर पे या अन्य कारणों की वजह से, वो मीर जाफर ने नहीं दिया। लगभग ऐसे करते करते 25 महीने के 25 लाख रुपए हो गए। दूसरा, कंपनी को यह लगने लगा था कि मीर जाफर अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, यानी कि कंपनी के विरोध में डच के साथ में जा रहा है। ठीक है, डच का अगर आपको युद्ध याद हो कि 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था जिसमें डच को अंग्रेजों ने हरा दिया था। ठीक है, यही वो पीरियड है जब 1760 में मीर कासिम गद्दी पे बैठता है। मीर जाफर 1759 मतलब कि 1759 में जो बेदरा का युद्ध होता है उसमें डच हार जाते हैं, पूरी तरह से हार जाते हैं। तो मीर जाफर को भी धक्का लगता है क्योंकि वो डचों के संपर्क में था, लेकिन उसको ये विश्वास था कि उसकी सेना और डचों के साथ में मिलकर हम बंगाल से कंपनी को कम से कम कुछ समय के लिए हटा सकते हैं। ये उसका एक महज भ्रम था, कुछ नहीं था, क्योंकि उसको भी पता था कि कंपनी को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि कंपनी इनडायरेक्ट पूरी तरह से शासन कर रही थी। कंपनी के जितने नुमाइंदे थे, कंपनी के सैनिक, कर्मचारी, अधिकारी सब बंगाल को लूटने में लगे थे। एक मिनट साथियों, अपने अपने तरीके से जो जितना चाह रहा था वो लूट रहा था। ठीक है, जगह जगह पे कंपनी के कर्मचारी क्या लगा देते थे? ग्राम न्यायालय लगा देते थे। कंपनी के कर्मचारी मतलब कि महल में घुस जाते थे। नवाब को कुछ मतलब एक प्रकार से कह सकते कुछ सेठते ही नहीं थे, मतलब नवाब ऐसे ही था, मूर्ख टाइप का था। ठीक है, तो दो कारण थे मीर कासिम को गद्दी सौंपने के लिए। कौन तैयार हो गया था? कंपनी तैयार हो गई थी। ठीक है, देखिए मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति था, होशियार व्यक्ति था। हालांकि मीर कासिम ने भी
धोखे से गद्दी ली है, लेकिन मीर जाफर ने भी धोखे से गद्दी लिया है। ठीक है, देखिए गद्दी उद्दी उस टाइम पे धोखे से ही चलती थी, या तो आप इतने ज्यादा पावरफुल हो। और क्लाइव ने क्या किया था 1757 के युद्ध में, फुट डालो राज करो की नीति। फुट डालो राज करो की नीति किसकी थी? पहला फ्रांसीसी गवर्नर जो था, मतलब ये एक डुप्ले था। ठीक है, डुप्ले की नीति थी फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो की नीति का बेसिक वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो थ्योरी है, वो ये है कि दो कोई पक्ष है, उसमें से एक ही पक्ष के जो मजबूत पक्ष है उनको अपनी तरफ कर लो, सामने वाले को कमजोर कर डालो, या एक ही पक्ष में दो पक्ष बना के फुट डाल दो। ठीक है, इसके बाद एक को अपनी तरफ कर लो, सामने वाला कमजोर हो जाएगा। ठीक है, ये इसी पे चलती है बेसिक। तो मगर डुप्ले उस तरह से नहीं कर पाया, हालांकि डुप्ले ने मतलब ठीक ठाक काम किया, लेकिन इसका सही इंप्लीमेंट अप्लाई कैसे किया जाता है और इसका कितना मैक्सिमम लाभ लिया जा सकता है, बिल्कुल मिनिमम रिसोर्सेज है, मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे लिया जा सकता है, इसको क्लाइव ने अपनाया। ठीक है, क्लाइव ने सीखा तो डुप्ले से था, पर उसने अपने को बिल्कुल से इसको अप टू डेट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से फूट डालो राज करो की नीति 1757 के प्लासी युद्ध में दिखाई पड़ती है। फिर 1757 से 1760 तक लगातार नवाब की स्थिति बिल्कुल से गिरती हुई चली जा रही थी, खजाना खाली हो रहा था। कुछ ऐसा मीर जाफर ने बहुत तीसमार खान काम नहीं कर दिया था कि उनको बंगाल के इतिहास में याद रखा जाए। ठीक है, 17 सितंबर 1760 तक आते आते कंपनी मीर जाफर को बिल्कुल से हटाना चाहती थी, बिल्कुल से हटाना चाहती थी। और बिहार पटना के ही इसका जमाता रहता है, दामाद रहता है मीर जाफर का, मीर कासिम। मीर कासिम बेसिकली एक गुप्त संधि करता है, बेंसीटाट से करता है। बेंसीटाट चूंकि 1758, ये जान लीजिए 1758 से फरवरी 1760 तक क्लाइव क्या रहता है? गवर्नर रहता है, बंगाल का गवर्नर बनता है। 1758 में उसको गवर्नर बनाया जाता है बंगाल का। इसके बाद फरवरी के मध्य में वो फरवरी 1760 में वो चला जाता है, कहाँ? इंग्लैंड चला जाता है कुछ अपने काम से, तो उसने अपनी जगह पे किसी दूसरे को बनाया। तो फिर आगे क्या होता है कि सितंबर आते थे, बेंसीटाट रहता है। बेंसीटाट और मीर कासिम के मध्य सितंबर में एक गुप्त संधि होती है। ठीक है, बेंसीटाट मींस कलकत्ता काउंसिल का जो हेड रहता है, जो ये लोग हेड रहते हैं बेंसीटाट, उन्हीं के मध्य में एक गुप्त संधि होती है। गुप्त संधि के तहत मीर कासिम ये एक्सेप्ट करता है कि अगर मैं शासक बन गया और बंगाल का नवाब बन गया तो मैं आपको बर्दवान मिदनापुर चढ़गांव की जमींदारी दे दूंगा। ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था और अंग्रेज कंपनी अपने खर्चे के लिए परेशान थी कि उसको मैक्सिमम कैसे खर्चा यहीं के रिसोर्सेज से लिया जाए। ठीक है, कंपनी अब अपने देश से पैसा नहीं लाना चाहती थी, कंपनी यहीं के पैसे से अपना काम चलाना चाहती थी और वहां के लिए भी भेजना चाहती थी। ठीक है, तो बेसिकली बर्धमान मिदनापुर चढ़गांव की जिम्मेदारी। फिर उसी संधि में क्या रहता है कि यह सितंबर 1760 की संधि रहती है। ठीक है, किसके बीच में? मीर कासिम और बेंसीटाट के मध्य में। ठीक है, पहली तो ये बात हो गई, बर्धमान मिदनापुर चढ़गांव की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। ठीक, दूसरी बात, सिलाहट में चूने का बहुत बड़ा का मतलब व्यापारिक केंद्र रहता है, तो सिलाहट के चूने के व्यापारिक केंद्र में आधी हिस्सेदारी कंपनी को दे दी जाएगी। ठीक है, सोरा का नमक बंगाल में बहुत जोर शोर से चलता था। सोरा का तो ये मान लीजिए कि 50 to 60% पहले ही अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। ठीक, इस तरह से इसके बाद एक दो बातें और रहती हैं जो बहुत मतलब काम की नहीं है। वो जैसे ये रहती है कि अगर मैं यानी कि मीर कासिम जब गद्दी पे बैठेगा तो अगर कोई भी आक्रमण होता है बंगाल पे तो वो सब सहायता करेंगे कंपनी वाले, बदले में खर्चा दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति दी जाएगी, तमाम सारी चीजें, ये सब जैसे मोटा मोटा होता है। आपसी जैसे गलबहियां होती है, चलो चलो जब सत्ता पानी है तो चाहे जो तुम कहे तो सत्ता मुझे दिला दो बस। उस समय मीर कासिम के साथ में लगभग कुछ ऐसा था, तुम सब कुछ ले लो, मेरे बाल नोच डालो, मुझे सत्ता पे गद्दी पे बिठा दो, इस तरह का मामला बन चुका था। सितंबर 1760 में ये संधि होती है। अक्टूबर 1760 में मीर जाफर के महल को घेर लिया जाता है। मीर जाफर जान जाता है कि नहीं, अब अपने ऐशो आराम के दिन चले गए हैं, दुर्भाग्य के दिन आने वाले हैं। वो बिल्कुल से बिना किसी प्रतिरोध के गद्दी से उतर जाता है। मीर कासिम को एक्सेप्ट कर लेता, आओ तुम गद्दी संभाल लो, बस हमें ऐशो आराम के लिए 15,000 रुपए तो दे ही दो। हालांकि डिमांड उसकी 50,000 रुपए महीने की थी, लेकिन 50,000 रुपए तुम दे दो, इतने में मैं कम में गुजारा कर लूंगा, कम ही ऐशो आराम करूंगा, ज्यादा शिकार उकार नहीं करूंगा। तो कुल मिला के 15,000 रुपया मासिक पेंशन मीर जाफर को दी गई। इसके बाद गद्दी मीर कासिम को मिल गई। वो मीर जाफर को दी गई, इसके बाद गद्दी मीर कासिम को मिल गई। ये संधि पहले ही हो चुकी थी, ये भी महाराज बैठते ही बिल्कुल धकाधक संधि के तहत बिल्कुल
ये सब जितनी बातें हुई तो ये तो तुरंत हो ही गया, एक अध्यादेश निकाल दिया, राजपत्र निकाल दिया गया बंगाल के नवाब के द्वारा। और फिर क्या होता है कि व्यक्तिगत तौर पे बेंसिटार्ड थे, डिकार्ड, ये ऐसे लोग थे। बेंसिटार्ड को इसने 5 लाख रुपया दिया, अन्य को 2-2, 2.5 लाख रुपया दिया मीर कासिम ने। यानी कि गद्दी पाने की खुशी में जितना हो सकता था, घर का बर्तन अकेले नहीं दिया, इन्होंने भी खूब लुटा दिया। हालात यहां तक हो गए थे कि अब आप जैसे मीर कासिम जब बैठता है, सोचिए, तो उसके पहले मीर जाफर जब तक था, मीर जाफर की हालत ये हो गई थी कि वो कंपनी को देने के लिए अपने घर में जो चांदी सोने की इस टाइप के बर्तन थे, उनको पिघला पिघला के उनको दे रहा था। तो अब आप समझिए कि जब मीर कासिम बैठता तो इसने भी दोनों हाथ से खुले तौर पे पैसा लुटाया, ठीक है। लेकिन मीर कासिम के साथ एक चीज थी, मीर कासिम दूरदर्शी था। मीर कासिम ये जैसे कठपुतली के शासक है, इनसे बहुत ही अच्छा था। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान के बाद मीर कासिम सबसे योग्य व्यक्ति था जो बंगाल के नवाब के तौर पे गद्दी पे बैठा था, ठीक। अब देखिए, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। कंपनी डमी शासक चाहती है, कंपनी चाहती है बिल्कुल से उल्लू टाइप का, बिल्कुल से जिधर हम गर्दन घुमा दे शासक भी गर्दन घुमा दे, ठीक है। कुछ समय तक तो हुआ, पर मीर कासिम को ये अंदाजा लग गया कि नहीं नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, हमें जीने नहीं देंगे, मार के ही दम लेंगे। उसने क्या किया कि सबसे पहला काम तो किया कि मुर्शिदाबाद, जो उसकी राजधानी थी बंगाल की, मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले गया, ठीक है। मुंगेर की दूरी थी, कंपनी का जहां मुख्यालय था कलकत्ता, वहां से कलकत्ता काउंसिल से वो दूर चला गया, ठीक है। पहली बात तो उसने ये किया कि राजधानी मुंगेर लेके चला गया। दूसरी बात उसने क्या किया, उसने मुंगेर में ही तोप और तोड़ेदार बंदूक की फैक्ट्रियां खुलवा दी, ठीक है। और एक इन सब चीजों के लिए अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए गुर्गिन खान, एक आर्मेनियाई नागरिक था, आर्मेनियाई देश से आया था, आर्मेनियाई, ठीक है, आर्मेनियाई नागरिक था गुर्गिन खान। उसको अपने यहाँ पे रख लिया कि भाई तू ठीक है, तुम होशियार हो, हमारे यहाँ के पैंदे तो बेकार टाइप के हैं, तुम इनको सिखा दो यार, ठीक है। तो मुंगेर में वो लेके गया, वहीं पे उसने तोप और तोड़ेदार बंदूक का कारखाना, फैक्ट्रियां लगाई। अपने सैनिकों को उच्च प्रशिक्षण देने के लिए एक आर्मेनियाई नागरिक को बुलाता है जो होशियार रहता है, और गुर्गिन खान उसका नाम रहता है। उससे कहता है कि यार तुम लोग पैसा एक का दो ले लो, ठीक है, जैसे गोरे लोग करते हैं, तुम भी कर डालो। इन सबको जो टाइप डमी टाइप के कछुआ टाइप, इनको थोड़ा खरगोश बना दो, मतलब एक मजाक की बात है। तो कुल मिला के ये बात होती है साथियों। फिर 1760 अब आ ही गया, मामला धीरे धीरे शुरू हो गया। कंपनी को भी बहुत जल्दी 1 साल के अंदर समझ में आ गया मीर कासिम वैसा व्यक्ति नहीं है जैसा हम चाह रहे थे। वो तो ये चाह रहे थे कि मीर जाफर से भी ज्यादा उल्लू टाइप का, मूर्ख टाइप का व्यक्ति हो, जो हमारा साथ दे, बस जो हम कहें वैसा कर डाले। मीर कासिम क्या करता है कि मीर कासिम धीरे 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 कंपनी के शासकों, यानी कि कंपनी के जो कर्मचारी रहते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा उसने कह सकते हैं कि प्रेशर बनाना शुरू किया। कंपनी के कर्मचारी इस समय तक अपने को मतलब कह सकते थे कंपनी ही समझने लगे थे। हर कंपनी का कर्मचारी कहीं कहीं पे नवाब के राज्य के अंदर, आप समझिए कि जो मन चाहता था वो कहीं ना कहीं न्यायालय लगा लेता था, शासन प्रशासन खुद बन जाता था ना। इवन कि नवाब को चुनौती देने लगा था, नवाब के महल में घुस के नवाब की तमाम सारी चीजों को चेक करवाना, ये सब मीर जाफर के टाइम पे जो चल रहा था, वही काम ये लोग मीर कासिम के भी साथ करना चाहते थे। क्योंकि राजधानी मुंगेर आ गई थी, ठीक है। तो मुंगेर में चीजें थोड़ी सी तो ठीक हुई, लेकिन कंपनी ये जान गई थी कि ये व्यक्ति हमारे काम का नहीं, इसको भी अब हटाना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि वही दस्तक फिर आ जाता है, फ्री ट्रेड, दस्तक वाली बात, ठीक है। दो चीजें मीर कासिम के साथ में होती है। पहली बात तो ये होती है कि बिहार का एक नायब नाजिम यानी कि उप सूबेदार रहता है राम नारायण, ठीक है। राम नारायण ये मान लीजिए कंपनी का बहुत लाडला बच्चा रहता है, ठीक है। जैसे आपका कोई लाडला बच्चा हो, या आप जिसको बहुत प्यार करते हो, अंधभक्त तरीके प्यार करते हो, तो वो चाहे जो करे। अली वर्दी खान को तो वो शासक समझा ही नहीं था, ठीक है। अली वर्दी खान ने हजारों बार शिकायत की, कंपनी कुछ नहीं बोलती थी राम नारायण को, ठीक। लेकिन मीर कासिम ने भी कई बार सूचना भिजवाया राम नारायण के लिए। राम नारायण ना आय व्यय का, ना राजस्व का, कुछ नहीं, कोई कागजात नहीं, कुछ भी नहीं देता था, ठीक है। मीर कासिम ने क्या किया, राम नारायण को मरवा दिया, ठीक। पहली तो गलती उसने ये कर डाली, जब अपने हाथ में शक्ति नहीं तो तुम क्यों प्रयोग कर रहे हो। शक्ति वही प्रयोग करनी चाहिए जहां कमजोर आदमी हो, मजबूत आदमी रहेगा वो आपको पटक देगा, ठीक है। शक्ति का दुरुपयोग इसको कहते हैं। शक्ति का उपयोग किसको कहा जाता है कि जहां पे आपको अंदाजा लग जाए कि हम यहाँ पे जीत जाएंगे, नहीं तो आपकी शक्ति भी जाएगी और अनावश्यक आपकी बदनामी भी होगी।
मीर कासिम ने रामनारायण को मरवा दिया। हालांकि उसके पहले 2-4 बार उसने अपनी चिट्ठी उट्ठी दूत भेजे थे कंपनी के कलकत्ता काउंसिल के, और मिलके भी बात बताई थी, लेकिन